जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 11 के छात्रों का स्वागत है। आज भौतिकी की प्रत्यास्था की शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था पदार्थ के गुण और पदार्थ की अवस्था। तो पहला गुण है पदार्थ का प्रत्यास्थ। तो प्रत्यास्थ क्या होता है? जब किसी वस्तु को बल लगाकर उसके रूप और आकार में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु के अंदर एक बल होता है जो उस बल को विरोध करता है। विरोध करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। बल हटाने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, तो इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। और हम जो बल आरोपित करते हैं उस बल को जो विरोध करता है या वस्तु के अंदर स्थित जो बल उसका विरोध करता है उस बल का नाम है विरूपक बल। अर्थात हम विरूपक बल की परिभाषा देते हैं कि विरूपक बल है क्या। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु के रूप और आकार में जो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन का जो बल विरोध करता है उसे विरूपक बल कहते हैं। अब विरूपक बल के बाद आया प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था क्या है? तो जब किसी पदार्थ को या वस्तु को हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद उसके आकार में जो परिवर्तन होता है, रूप आकार में परिवर्तन होता है और अपने बल को हम पुनः हटा लेते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था को प्रत्यास्थ अवस्था कहते हैं। अर्थात हम इसकी भी परिभाषा देते हैं कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है तथा विरूपक बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है या पहुंच जाती है, तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं या प्रत्यास्था कहते हैं। अब कौन सी वस्तु कितनी प्रत्यास्थ है या हम कैसे पता लगाएं कि ये वस्तु ज़्यादा प्रत्यास्थ है या कम प्रत्यास्थ है या है ही नहीं, तो हम इसकी भी कर लेते हैं जांच। अर्थात किसी वस्तु पर जब विरूपक बल आरोपित करते हैं, आरोपित करने के बाद जब इस विरूपक बल को हटा लेते हैं तो वस्तु जितनी जल्दी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है वह वस्तु उतनी अधिक प्रत्यास्थ होती है। दूसरे उदाहरण से देख लेते हैं कि हम तीन प्रकार के पदार्थ जैसे हाथी के दांत की गोली, कांच की गोली और लोहे की गोली, तीनों का आकार समान, तीनों का द्रव्यमान समान और तीनों गोलियों को एक साथ एक समान ऊंचाई से गिराते हैं, समान ऊंचाई समान वेग से गिराते हैं। गिराने के बाद जब एक किसी फर्श पर टकराती है, टकराने के बाद जो गोली जितनी अधिक ऊंचाई तक जाती है वह वस्तु उतनी ही प्रत्यास्थ होती है। अगर तीनों को गिराया जाए तो देखिए इसमें लोहे की गोली कुछ ऊंचाई तक आएगी, कांच की थोड़ा और ऊपर ऊंचाई तक आएगी
और हाथी के दांत वाली सबसे अधिक ऊंचाई तक जाएगी। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि किसी भी पदार्थ को यदि ऊंचाई से गिराया जाए, वह जितनी पुनः फर्श पर टकराने के बाद पुनः जितनी ऊंचाई तक जाए वह उसकी प्रत्यास्था होती है। अब प्रत्यास्था के आकार, प्रत्यास्था के गुण पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्ण प्रत्यास्थ और दूसरी अपूर्ण अप्रत्यास्थ। कौन सी? पूर्ण प्रत्यास्थ ऐसी वस्तुएं जिसे विरूपक बल लगाने पर वस्तु पूर्ण रूप से अपनी विरूपक बल लगाने पर उसके रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हटाने पर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, वह वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। जितनी जल्दी आ जाए अपनी पूर्व अवस्था में उसे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। और जैसे हाथी का दांत, हाथी का दांत, क्वार्टर्स आदि अपूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं या इसे कहते हैं, इसी का नाम है पूर्ण सुघट्ट वस्तुएं। कि अर्थात जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाए और विरूपक बल हटा लिया जाए, वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में न आ पाए, वह वस्तु पूर्ण सुघट्ट वस्तु कहलाती है या अपूर्ण सुघट्ट वस्तु, पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। जैसे गीली मिट्टी या कुम्हार द्वारा बर्तन बनाने वाली मिट्टी, इसी को माना जाता है। कुम्हार द्वारा जो मिट्टी भिगो के बर्तन बनाते हैं, वह मिट्टी सबसे ज्यादा पूर्ण सुघट्ट होती है, पूर्ण अप्रत्यास्थ होती है। अब इसके बाद है प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा देखिए, प्रत्यास्था की सीमा के पहले हमने थोड़ा सा चर्चा किया कि पूर्ण सुघट्ट या पूर्ण प्रत्यास्थ। तो कोई वस्तु न तो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है न पूर्ण सुघट्ट होती है। अब आया प्रत्यास्था की सीमा। जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, और वह बल उतना होता है कि अगर किसी वस्तु पर से हटाने पर से वह पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए, वही प्रत्यास्थ की सीमा कहलाती है, प्रत्यास्था की सीमा। जैसे एक वस्तु है, इस पे इतना बल लगा दिए कि यह वस्तु हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा अधिक बल लगा दिए तो यह अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते। तो इन दोनों के बीच जो सीमा होती है उसे को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ की सीमा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जब वस्तु की वह सीमा जहां तक उसमें प्रत्यास्थ के गुण विद्यमान हो, प्रत्यास्थ के गुण विद्यमान रहे या हो, उसे प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। जैसे बताए कि अगर विरूपक बल लगाते हैं और हटा लेते हैं या अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन उससे जैसे थोड़ा से अधिक बल लगाए, विरूपक बल लगाए, वह अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है। इस सीमा को प्रत्यास्थ की सीमा कहते हैं। अर्थात हम इसको अगर परिभाषा के रूप में लें तो किसी
वस्तु पर, किसी वस्तु की वह सीमा जहाँ तक उसमें प्रत्यास्थ के गुण विद्यमान रहता हो उसे प्रत्यास्थ की सीमा कहते हैं। अब आया प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? प्रतिबल जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तब वस्तु के भीतर अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन हो जाता है और अणुओं के बीच एक बल कार्य करने लगता है जिन्हें साम्य अवस्था अथवा पूर्व अवस्था में ले जाने का प्रयास करता है, उसे प्रतिबल कहते हैं। जैसे एक वस्तु है, एक छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, जब इस पर कोई विरूपक बल कार्य करता है तो इनके अणुओं के बीच या परमाणुओं के बीच की दूरी में जो परिवर्तन करता है, परिवर्तन होता है तो इनके बीच जो आंतरिक बल इसके साम्य अवस्था में रखने अथवा पूर्व अवस्था में लाने के लिए जो बल कार्य करता है उसे को कहते हैं प्रतिबल। परिभाषा में देख लेते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। तो देखिए पहले ही समझा दिए, बता दिए कि जब हम विरूपक बल इस पे लगाते हैं तो इस पदार्थ के परमाणुओं के बीच की दूरी में परिवर्तन होता है, अर्थात इस बीच की दूरी को जो बल उसकी पूर्व अवस्था में रखता है अर्थात इसका विरोध करता है, उस बल को प्रतिबल कहते हैं। और परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। अब किसी वस्तु के ए क्षेत्रफल पर, माना किसी वस्तु के ए क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक बल F तो प्रति बल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब प्रतिबल कैसी राशि है? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सदिश राशि या अदिश राशि, दो ही राशि है, लेकिन प्रतिबल एक ऐसी राशि है जो सदिश और अदिश दोनों की बीच की राशियां होती, इसे कहते हैं प्रदिश राशि। अर्थात प्रतिबल एक प्रदिश राशि है। प्रतिबल का मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक
मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, अर्थात प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक किस पद्धति में है? यम के यस पद्धति में। और इसी का दूसरा मात्रक होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर घाते 2। एक किसमें होता है? एक तुम्हारा होता है CGS पद्धति। CGS पद्धति में प्रतिबल का मात्रक होता है डाइन प्रति सेंटीमीटर के घाते 2। अब इसी में निकाल देते हैं प्रतिबल की बीमा, प्रतिबल की बीमा लिखते हैं न्यूटन बटे मीटर के घाते 2। अब न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? यम एल टी, क्योंकि हमारे तीन बीमाएं होती हैं। बीमाएं तो 7 होती हैं, लेकिन हम निकालते हैं तो मुख्य रूप से द्रव्यमान का यम होता है, लंबाई का यल होता है, समय का टी। तो यम यल के -1 टी के -2 इसकी बीमा। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल के प्रकार देखिए, प्रतिबल या किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की 3 दशाएं होती हैं। या तो उसको किसी क्षण में लटकाकर उस पर बल लगाया जाता है, या उसके रेखा पर इस तरीके से, या इस तरीके से। तो जब प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल 3 प्रकार के थे। पहले अंदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो पहला प्रतिबल हमारा है अंदैर्घ्य प्रतिबल। तो अंदैर्घ्य प्रतिबल क्या है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल लंबाई की दिशा में कार्य करने वाले आंतरिक बल को अंदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। जैसे ये है कि ये लंबाई इसकी है कि इस एक बल विरूपक बल इधर लगाते हैं, इसके विपरीत दिशा में जो आंतरिक बल कार्य करता है उसे अंदैर्घ्य प्रतिबल कहते हैं। अर्थात परिभाषा में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लंबाई की दिशा में कार्य करने वाले प्रतिक्रिया बल को अंदैर्घ्य प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अंदैर्घ्य प्रतिक्रिया बल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल। जब किसी वस्तु के ऊपर नीचे, अर्थात इस टाइप के हमारे वस्तु है, इसमें एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, एक बल ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो इसमें देखिए 2 बल कार्य करते हैं, एक इसके अंदर की तरफ, एक इसके ऊपर की तरफ। अर्थात कह सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत, तो यहाँ देखिए दोनों बल क्या हमारे अभिलंबवत हैं। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल को अभिलंबवत प्रतिबल कहते हैं या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। तीसरा है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल
पर उसके स्पर्श रेखा इस तरीके से कि इसके स्पर्श रेखा के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल कार्य करता है उसे स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे विकृत के प्रकार। धन्यवाद।